नमस्कार। अभिवादन स्वीकार करें आदर्श तिवारी का। भारतीय राजनीति में एक दिलचस्प पैटर्न बार बार सामने आता है। जब भी किसी सत्तारूढ़ दल को चुनावी चुनौती महसूस होती है, वो चेहरों की अदला बदली से लेकर नैरेटिव के पुनर्निर्माण तक की कवायद शुरू कर देता है। गुजरात इसका हालिया उदाहरण है। 1995 में भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में पहली बार सत्ता हासिल की थी। इसके बाद सूबे में पार्टी ने 1998, 2002, 2007, 2011, 2012, 2017 में लगातार चुनाव जीते, सरकार बनी रही। फिर साल आया 2022। 27 साल से सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी दो ताजा घावों के बावजूद मैदान में थी। पहला, कोरोना महामारी में बिखरी हुई स्वास्थ्य व्यवस्था। दूसरा, मोरवी ब्रिज हादसा, जिसमें 141 जिंदगियां चली गईं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना था कि इस बार गुजरात में एंटी इनकम्बेंसी का असर दिखेगा, लेकिन जैसे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हमेशा जीतना ही चाहती है, वैसे ही बीजेपी भी गुजरात में जीतना ही चाह रही थी। तो तमाम मुश्किलों को दरकिनार कर पार्टी ने जीत की रणनीति पर काम शुरू किया। भाजपा ने पूरा खेल बदल दिया। तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को पद से हटा दिया गया। भूपेंद्र पटेल नए सीएम बनाए गए। पूरा कैबिनेट बदल दिया गया, यानी सरकार के चेहरे से लेकर शरीर तक सब कुछ बदला गया। 2017 के चुनाव में पार्टी ने 99 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 2022 चुनाव में पार्टी ने इनमें से 45 विधायकों को टिकट काट दिए। इन दो फैसलों के जरिए बीजेपी ने यह मैसेज डिलीवर करना चाहा कि पब्लिक को 2017 की चुनी हुई सरकार से नाराजगी है, तो लीजिए उस सरकार का पूरा रंग रूप बदल दिया गया। और यह रणनीति इतनी कारगर साबित हुई कि गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में 182 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी ने 156 सीटें जीती, यानी एक रिकॉर्ड जीत हासिल की। आज वही प्रयोग बिहार की धरती पर उतरने की तैयारी में है। 243 सीटों वाले बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा का लक्ष्य साफ है, गुजरात मॉडल को दोहराना। जी हां, भाजपा इसी गुजरात मॉडल को बिहार चुनाव में दोहराने जा रही है। आज बात करेंगे बिहार चुनाव में बीजेपी के टिकट बंटवारे की रणनीति की, वो स्ट्रेटेजी जिसने बीजेपी के विधायकों की चिंता बढ़ा दी है। और इस चुनाव में बीजेपी को किन 3 प्रमुख चुनौतियां का सामना करना है। सबसे पहले बता दें आपको कि बिहार विधानसभा में 243 विधायकों की कुर्सियां लगती हैं। फिलहाल बीजेपी के 80 विधायक, आरजेडी के 77, जेडीयू के 45 और कांग्रेस के 19 विधायक हैं। कम्युनिस्ट पार्टियों के 19, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के 4, एआईएम के 1 और 2 निर्दलीय विधायक हैं। अब आते हैं बीजेपी की कहानी पर। पार्टी के सामने क्या चुनौतियां हैं ये समझ लेते हैं, फिर उनसे निपटने के लिए जो रणनीति बन रही है उस पर बात करेंगे। सबसे बड़ी चुनौती है एंटी इनकम्बेंसी, यानी सरकार और विधायकों के खिलाफ नाराजगी। खबरों से अगर आपका वास्ता होगा तो आप जानते होंगे कि जहां तक सत्तारूढ़ विधायकों के खिलाफ लोग भड़के हुए हैं, उनके क्षेत्र में ही उनका जमकर विरोध हो रहा है। बीते 22 सितंबर को पूर्णिया सदर में बीजेपी विधायक विजय खेमका का विरोध किया गया। मियां बाजार पोखरटोला गांव के लोग सड़क न बनने को लेकर नाराज थे। 25 अगस्त को राजधानी पटना में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी नेता मंगल पांडे के खिलाफ विरोध किया और काफिले पर पथराव कर दिया था, क्योंकि 2 बच्चों की मौत के मामले में प्रशासन पर उचित कार्रवाई नहीं करने के आरोप लगे थे। बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चला रहे जेडीयू के मंत्री श्रवण कुमार और विधायक कृष्ण मुरारी को भी लोग दौड़ा चुके हैं। ये कुछ ऐसी खबरें हैं जिनमें प्रत्यक्ष तौर पर विधायकों के खिलाफ गुस्सा दिख रहा है। दूसरी चुनौती यह है कि जनसुराज नेता प्रशांत किशोर ने एक के बाद एक कई प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं और बीजेपी जदयू के नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन उनके निशाने पर ज्यादातर बीजेपी के ही नेता रहे हैं, जैसे बीजेपी के एमएलसी और प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, सांसद संजय जायसवाल, डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी को तो प्रशांत किशोर ने हत्या के मामले में अभियुक्त तक बता दिया है। शिल्पे गौतम केस तक में उनका नाम घसीटा है। भले ही इन आरोपों की कानूनी हैसियत अलग हो, लेकिन राजनीतिक असर बहुत गहरा है। तीसरी चुनौती है सत्ता साझेदारी की राजनीति। बिहार में भाजपा अकेले नहीं है,
जेडीयू साथ है और नीतीश कुमार पर यह धारणा बन चुकी है कि सरकार अब उनके हाथ में नहीं है, बल्कि नौकरशाहों के भरोसे चल रही है। विपक्ष इसे प्रचारित भी करता आ रहा है और जनता का एक तबका इसे मानने भी लगा है। परिणाम यह है कि भाजपा को इस बोझ का हिस्सा भी ढोना पड़ रहा है, चूंकि अब वो उसके साथ साझेदारी में है। तो ये रहे 3 चुनौतियां। अब सवाल ये है कि भाजपा इन चुनौतियों से निपटेंगी कैसे। बड़े पैमाने पर टिकट कटौती और मंत्रियों को सीधे मैदान में उतारना। अगर आप गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के चुनावों का पैटर्न देखें तो पता चलेगा कि बीजेपी क्या कहना चाह रही है। बीजेपी बड़े चेहरों को चुनाव लड़ा रही है। बीजेपी अपने कैंडिडेट्स को मास लेवल पर चेंज कर दे रही है। बीजेपी पहले भी ऐसा करते आ रही है। वो एंटी इनकम्बेंसी का कार्ड खोजने के लिए ये करती है। ये प्रयोग बिहार में भी हो सकता है। हालांकि गुजरात के पैमाने पर बदलाव अभी संभव नहीं है, लेकिन बात से कोई असहमत भी नहीं है कि भाजपा को उम्मीदवारों के रूप में नए और साफ सुथरे चेहरे उतारने की जरूरत है। बिहार कोई गुजरात नहीं है। न तो बिहार में भाजपा का डोमिनेंस है, न ही राज्य में पार्टी के लिए शक्तिशाली दावेदारों की कमी है। इसका मतलब है कि नाखुश नेता भारी पड़ सकते हैं। भाजपा के सामने कर्नाटक का सबक भी है, जहां जिन लोगों को टिकट नहीं दिया गया था उनमें से कई बागी हो गए और विरोधी खेमों में शामिल होकर पार्टी को नुकसान पहुंचाया। बिहार जैसे राज्य में ऐसा प्रयोग करना इसलिए भी संभव नहीं है क्योंकि यहां आप गठबंधन में 3-4 पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं। आपको कास्ट कॉम्बिनेशन देखना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि बीजेपी को इस बार लड़ने के लिए 101 सीटें मिल जाएं, तो पार्टी को देखना होगा कि किस कास्ट को कितनी टिकट दी जा रही है, कितना अपर कास्ट, कितना ओबीसी और कितना ईबीसी। बिहार में 36 ऐसी सीटें हैं जहां 2020 में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। इन सीटों पर प्रत्याशियों का बदलना तय माना जा रहा है। साथ ही सरकार में शामिल मंत्रियों को भी चुनाव लड़ाने की पूरी तैयारी है। पार्टी आलाकमान ने सम्राट चौधरी को उन जैसे कुछ और नेताओं को अपने लिए सीट तलाशने का निर्देश दे दिया है। सूत्र तो ये भी बताते हैं कि ऐसे निर्देश अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री जनक्राम, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री हरीश सहनी और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को भी मिले हैं। सम्राट चौधरी, जनकराम, हरीश सहनी और मंगल पांडे चारों ही एमएलसी हैं, एमएलए नहीं हैं, लेकिन इस बार पार्टी उन्हें एमएलए का चुनाव लड़ाने की तैयारी में है। सूत्र बताते हैं कि बड़े नेताओं को बताया गया है कि पार्टी उनके लिए तो सीट खोज ही रही है, वो खुद भी अपनी सहूलियत के हिसाब से सीटें देख लें। कवायद यह है कि अलग अलग जातियों के नेताओं को अलग अलग क्षेत्रों में चुनाव लड़ाया जा सकता है, ताकि जातीय संतुलन साधते हुए ये संदेश दिया जाए कि हर समाज का प्रतिनिधि सत्ता में भागीदार बनेगा। बड़े नेताओं के जरिए मैसेज देने की कोशिश है कि उन्हें जिताने की स्थिति में डिप्टी सीएम भी बनाया जा सकता है। इन बड़े चेहरों में पूर्व सांसदों और सिटिंग सांसदों के नाम शुमार हैं। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने को है। ऐसे में बीजेपी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बिहार का प्रभारी नियुक्त किया है। केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को उपनियुक्त बनाया गया है। धर्मेंद्र प्रधान ने जदयू के साथ बैठक शुरू कर दी है। सीट शेयरिंग पर बातचीत चल रही है। कैंडिडेट्स को लेकर भी चर्चा जारी है। सूत्र बताते हैं कि पार्टी ने अगस्त और सितंबर में 2 सर्वे कराए थे। बिहार की सभी सीटों को लेकर यह सर्वे हुआ था। पार्टी के जीते हुए विधायकों को लेकर भी सर्वे कराया गया है। सर्वे की रिपोर्ट दिल्ली में पार्टी की केंद्रीय समिति के सामने भी पेश किया जा चुका है और यही कारण है कि टिकट काटने की चर्चा और तेज हो गई है। चर्चाएं कितनी असलियत में तब्दील होती हैं ये देखने वाली बात होगी, लेकिन तैयारी तो तेज है। बीते महीने ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बिहार दौरा था। पटना में उन्होंने राज्य के पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी दौरे पर थे। अमित शाह ने क्षेत्रीय स्तर पर संगठन के नेताओं के साथ बैठक की है। कार्यकर्ताओं के सामने पार्टी को जिताने का टारगेट रखा है। इन सब के साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस भी जमीन तैयार कर रहा है। मीडिया में खबरें आई थी कि संघ के कार्यकर्ता दिल्ली की तर्ज पर बिहार में घर घर जाकर मतदाताओं से मुलाकात कर रहे हैं। इन तैयारियों का नतीजा नवंबर के अंत तक पता चलेगा, जब इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे। नतीजे पक्ष में हो, इसके लिए बीजेपी गुजरात मॉडल को बिहार में आजमाने की तैयारी में तो है ही, लेकिन क्या रणनीति बिहार में उतना ही कारगर होगी जितनी गुजरात में हुई थी? यहां पर राजनीतिक यथार्थ अलग है। गुजरात में भाजपा का एक छत्र राज था।
बिहार में गठबंधन की मजबूरियां हैं, जातीय समीकरण है और सबसे बढ़कर तो नीतीश कुमार हैं। बिहार में पार्टी मुख्यमंत्री बदल सकती थी। बिहार में ये कल्पना करना भी कठिन है, क्योंकि बिहार की राजनीति एक स्थायी समीकरण पर खड़ी है, नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री पद पर मौजूदगी। इसलिए भाजपा की रणनीति चाहे कितनी भी आक्रामक क्यों न हो, अंततः सवाल यही रहेगा, क्या चेहरों की अदला बदली से बिहार की जमीन पर असंतोष की आग बुझाया जा सकेगी, या क्या गुजरात मॉडल यहां भी काम करेगा, या फिर बिहार का चुनाव यह साबित कर देगा कि राजनीतिक प्रयोग हर सूबे में एक जैसे परिणाम नहीं देते। नवंबर के अंत में जब नतीजे आएंगे तो तस्वीरें साफ होंगी। तब तक भाजपा की यह तैयारी सिर्फ एक प्रयोग है, एक बड़ा प्रयोग, लेकिन अनिश्चित प्रयोग। आज के लिए दीजिए मुझे इजाजत। यदि इस वीडियो को आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को तुरंत फॉलो करें। धन्यवाद।